हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनारा के बारे में। डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स में हम जर्नल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, किंगडम मोनारा के अंदर हमने सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया है। दैट मीन्स ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनारा। आपसे पूछ सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कौन से किंगडम में रखा गया है, तो किस में रखा गया है, मोनारा किंगडम में इंक्लूड किया गया है। और मोनारा किंगडम का सोल मेंबर जो होता है ना बेटा, वो होता है बैक्टीरिया। मोनारा किंगडम में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, मोनारा किंगडम एक ऐसा किंगडम है विच शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है बेटा। सबसे डाइवर्स ग्रुप तो होता है आपका किंगडम फंगाई, जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। लेकिन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है किंगडम मोनारा में, ठीक है। क्योंकि किंगडम मोनारा में आपको डाइवर्स फॉर्म देखने को मिलेंगी और इसमें मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो अकेले किंगडम मोनारा की डाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाती है। तो इट शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बेटा हम मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करें, नॉर्मली जो डाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, मोस्ट डाइवर्स किंगडम होता है किंगडम फंगाई। लेकिन मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस में होती है, किंगडम मोनारा में। मोनारा किंगडम को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम प्रिमिटिव मोनारेंस भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको कुछ मेंबर ग्राम पॉजिटिव मिलेंगे और कुछ मेंबर ग्राम नेगेटिव मिलेंगे। अब ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यू बैक्टीरिया के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर्स होते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया में आपको कुछ ग्राम पॉजिटिव देखने को मिलेंगे और कुछ आपको ग्राम नेगेटिव मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और भी ग्रुप हम स्टडी करेंगे बेटा। यहाँ पर कुछ अदर ग्रुप्स हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, वो कौन कौन से हैं, माइकोप्लाज्मा इम्पॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा जो है ये ग्राम पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ग्राम नेगेटिव नेचर के होते हैं। एक होते हैं आपके एक्टिनोमाइसेटीज। एक्टिनोमाइसेटीज के जो मेंबर हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनारा में, आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसेटीज। इसमें ध्यान रखना साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव होते हैं, लेकिन एक्टिनोमाइसेटीज ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो बच गए उनमें आपके कुछ मेंबर ग्राम पॉजिटिव है और कुछ कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किंगडम मोनारा के सैलिएंट फीचर्स के बारे में, इसके बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनारा क्या है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इनकी सेल एनवलप को लेकर के, कि इनमें सेल एनवलप कैसा होता है, कौन कौन सी लेयर से कवर्ड होता है। तो सेल एनवलप को इनके अंदर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है,
ठीक है, आउटर मोस्ट होता है ये तो। सेल वॉल जो कि मिडल लेयर बनाता है, और सबसे इनर साइड में आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे इनर साइड में क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जैसा कि हमने बाकी ऑर्गेनिजम्स के केस में स्टडी किया है, इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो एज सच इनकी भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की। फिर आता है कि ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना हुआ है? तो बेटा ग्लाइकोकैलिक्स के केस में एक से ध्यान रखना, अगर ये लूज सीथ की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो? लूज सीथ की फॉर्म में, तब तो हम ग्लाइकोकैलिक्स को बोलेंगे स्लाइम लेयर। और अगर ये कॉम्पैक्ट शीथ की फॉर्म में होता है तब हम इसको बोलते हैं कैप्सूल। तो कुछ बैक्टीरिया में आपको कैप्सूल देखने को मिलता है, वहाँ पर तो आपको जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है वो कॉम्पैक्ट शीथ की फॉर्म में होती है, और बाकी में आपको लूज शीथ की फॉर्म में दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। और अगर हम स्लाइम लेयर की इस ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन के बारे में बात करें कि ये किसकी बनी हुई है, तो ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड विद और विदाउट प्रोटीन। पॉलीसेकेराइड होते हैं, साथ में प्रोटीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन बेटा जो पॉलीसेकेराइड होंगे वो सेल्यूलोज नहीं होगा, नॉन सेल्यूलोजिक होगा। कैसा होगा? नॉन सेल्यूलोजिक। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर एनवेलप होता है। अगर ये लूज शीट की फॉर्म में होता है तो इसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और अगर कॉम्पैक्ट शीट बनाता है तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसेकेराइड का, लेकिन वो पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज नहीं होता है, नॉन सेल्यूलोजिक नेचर का होता है, विद और विदाउट प्रोटीन। प्रोटीन हो भी सकते हैं और नहीं भी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सेल वॉल। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको ध्यान से आपको करना है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन को ही म्यूरिन भी बोला जाता है। एक्चुअल में इसको पेप्टाइडोग्लाइकन नाम क्यों दिया है? पेप्टाइडो प्लस ग्लाइकन, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। दैट मीन्स एक तो इनके पास शॉर्ट पेप्टाइड चेन होती है, छोटी सी पेप्टाइड चेन होती है, जर्नली वेरी करती है 3 to 5 अमीनो एसिड्स में। मोस्टली हम कह देते हैं कि 4 अमीनो एसिड्स की होती है। ग्लाइकन का मतलब है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड में क्या होंगे बेटा? अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ नाग एंड नाम। नाग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एंड नाम क्या होता है बेटा? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। ठीक है, इनकी अल्टरनेटिंग यूनिट होंगी बेटा। जैसे एक नाग आ गया, उसके बाद आपका एक नाम यूनिट आ जाएगी, फिर नाग, फिर नाम। तो इनकी अल्टरनेटिंग यूनिट्स होते हैं, और ये यूनिट्स आपस में बीटा 1 फोल्ड लिंकेज से अटैच होती हैं। कौन सी लिंकेज से अटैच होती हैं? बीटा 1 फोल्ड लिंकेज से अटैच होती हैं। और जो पेप्टाइड चेन होती है ये किससे अटैच होती है? नाम से अटैच होती है। तो ये होती है इनकी कंपोजिशन। आपको मेनली क्या याद रखना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरिन भी बोलते हैं। तो ये आपका सेल वॉल का जो पार्ट होता है ये इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की।
अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया है, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है, दे शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक। दैट मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड फूड लेते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड शो करते हैं। कुछ में आपको ऑटोट्रॉफिक मोड भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो वो कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगला कैरेक्टर आता है फोटोसिंथेसिस को लेकर के। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है उनके अंदर आपको अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, या इसको हम बोलते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन ऑक्सीजेनिक, अनऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक, ठीक है। लेकिन इसका एक मेंबर है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मोड आया। पहली बार ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में आया? आपका साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसका मतलब जितनी भी ऑक्सीजन लिबरेटिंग फॉर्म है उनका ओरिजिन किसके बाद हुआ, उनका एवोल्यूशन किसके बाद हुआ? साइनोबैक्टीरिया के बाद हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऑल ऑक्सीजेनिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म एवॉल्व्ड आफ्टर साइनोबैक्टीरिया। सभी ऑक्सीजेनिक फॉर्म का ओरिजिन किसके बाद हुआ है? साइनोबैक्टीरिया के बाद, क्योंकि फर्स्ट ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन है? साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अनऑक्सीजेनिक क्या होता है और ऑक्सीजेनिक क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मली जो हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताते हैं वो हम क्या बताते हैं? CO2 प्लस वाटर गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, हम ऐसा बोलते हैं। तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन लिबरेटेड। तो अगर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है तो उस फोटोसिंथेसिस को हम बोलेंगे ऑक्सीजेनिक। और एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस में जो जितनी भी ऑक्सीजन आती है ना, वो सारी की सारी ऑक्सीजन किसकी होती है? वाटर की ऑक्सीजन होती है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस में CO2 की ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है, वाटर की ऑक्सीजन होती है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 6 CO2 प्लस 12 वाटर गिव राइज टू 1 ग्लूकोज प्लस 6 O2। क्यों बेटा? आपको 12 वाटर क्यों चाहिए? साथ में हम क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल भी निकालते हैं बाई प्रोडक्ट के तौर पे, लेकिन ये वाटर कहलाते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये वाटर एज सच ये वाटर नहीं होता है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, इस वाटर के अंदर आपके 12 ऑक्सीजन है, मतलब 6 O2 है, और वो 6 O2 गैस की फॉर्म में आपके रिलीज हो जाते हैं। तो वाटर की तो सारी की सारी ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में लिबरेट होती है? ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। दैट मीन्स ग्लूकोज में जो आपकी ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, और इस वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक्चुअल में किसकी है? CO2 की ऑक्सीजन, ठीक है। जबकि अनऑक्सीजेनिक में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं होती। अब ऑक्सीजन गैस लिबरेट क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर वाटर यूज़ नहीं होता। क्या यूज़ नहीं होता? वाटर। अब वाटर क्यों चाहिए यहाँ पर? वाटर चाहिए हाइड्रोजन डोनर के तौर पर, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन हमें सप्लाई करना पड़ेगा। तो उस हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करता है? वाटर। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर का काम वाटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन डोनर वाटर होगा तो क्या लिबरेट हो जाएगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लिबरेट होते ही हम बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो रही, दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर के तौर पर वाटर यूज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है?
जैसे अगर हम सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होता है। उनके केस में रिएक्शन क्या होगी, 6CO2 प्लस 12 हाइड्रोजन सल्फाइड गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6 वाटर प्लस 12 सल्फर। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इनके केस में आपको कहीं पे भी ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं दिखाई देगी। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन ऑक्सीजन। तो आपके ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जो मोनेरा के मेंबर्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, अनऑक्सीजेनिक होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर आपको दोनों मोड देखने को मिलेंगे रेस्पिरेशन के। एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी आपको दिखाई देगा और कुछ फॉर्म्स एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और CO2 रिलीज करती है। तो अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, एनारोबिक। दोनों में आपके दो दो मोड दिखाई देंगे। कौन कौन से मोड, ऑब्लिगेट एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। Similarly, obligate anaerobe and facultative aerobe। बेटा यहाँ पर मैंने गलती से नहीं लिखा है कि एरोबिक में मैंने यहाँ एनारोब लिख दिया या एनारोबिक में एरोब लिख दिया, नहीं। यहाँ पर तरीका क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कंपल्सरी। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीटली एरोबिक होते हैं। दैट मीन्स अगर इन इंडिविजुअल्स को ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो इनकी डेथ हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर सकते हैं, एरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर सकते हैं। जबकि जिस भी वर्ड के आगे आपका फैकल्टेटिव वर्ड ऐड हो जाता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल मोड, कि ये इनका ऑप्शनल मोड है। नॉर्मली तो ये दूसरा मोड फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो तो वो इस मोड पे स्विच ओवर कर जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर फैकल्टेटिव वर्ड लगा है एनारोब के आगे। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जबकि ऑब्लिगेट जो थे वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली ऑब्लिगेट एनारोब क्या होते हैं, जो कंप्लीटली एनारोबिक होते हैं। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस इनको ना मिले, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए, तो इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन फैकल्टेटिव एरोब का मतलब क्या है, नॉर्मली तो कैसे होंगे, एनारोबिक होंगे, लेकिन बाई चांस ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, इनकी डेथ नहीं होगी। तो ये था इनका कैटेगराइजेशन रेस्पिरेशन के बेस पर। आज हमने मोनेरा किंगडम के कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी किया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा था सेल वॉल के बारे में।
तो सेल वॉल मोनेरा के मेंबर्स में किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना कि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। और किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।